अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे डाइवर्स जेनेटिक रूट्स जो हैं मॉडर्न इंडियंस की, उसके ऊपर। ठीक है, तो मॉडर्न इंडियंस में हम सब आते हैं, वो सब लोग जो कि इंडियन डीएनए कैरी करते हैं। पाकिस्तान तो अब बने, ठीक है, मगर हम सब लोगों का जो डीएनए है दैट इज बेसिकली इंडियन। उसको इंडियन डीएनए कहा जाता है, साउथ एशियन इंडियन, जो भी आप उसको कह लें, सब कॉन्टिनेंट का डीएनए वो। तो हम उसकी डाइवर्स रूट्स जो है ना, वो मॉडर्न इंडियंस के जो जेनेटिक हेरिटेज की हैं, उनकी बात आज करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 4 में। हाँ, नॉन कन्फर्मिस्ट आप बताएंगे इस स्लाइड के बारे में? श्योर गालिब। तो सबको खुशामदीद। आज फोर्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं अर्ली इंडियंस बुक बाय टोनी जोसेफ। हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि फर्स्ट इंडियंस इंडिया में अराउंड 60-65,000 ईयर्स अगो आकर पहुंचे थे, लेकिन उनका लीनिएज निकलता है L3 हैप्लो ग्रुप से, जो अफ्रीका में इमर्ज हुआ था। सब्सिक्वेंट माइग्रेशन की जब बात होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि 60,000 साल से लेकर फिर 10,000 साल में आकर कोई माइग्रेशन हुई आफ्टर द फर्स्ट इंडियंस। बिटवीन 60-65,000 ईयर्स अगो इंसान इंडिया में अफ्रीका से निकलकर पहुंच चुका था, लेकिन एवरी नाउ एंड देन डिपेंडिंग ऑन आइस एजेस लोग उतरकर वहां पहुंच रहे थे। अब जब हम सब्सिक्वेंट माइग्रेशन की बात करते हैं, वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद माइग्रेशन हुई। हमने मेहरगढ़ सिविलाइजेशन के बारे में बात किया, आगे जाकर हम हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और आर्यन माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो सब्सिक्वेंट माइग्रेशन में हमारा इंटरेस्ट जो है दैट इज इन वेस्ट यूरेशियन पीपल जो इंडिया में आकर बस गए आफ्टर द फर्स्ट इंडियंस लैंडेड 60-65,000 ईयर्स अगो। इसमें फर्टिल क्रेस्टेंट के लोग हैं, ईरान के हैं, सेंट्रल एशिया के हैं, कॉकेसस जो है, जिससे कॉकेशियंस जहाँ के हैं लोग, उस एरिया के, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान ये एरिया आता है, और यूरोप के हैं। तो वील टॉक अबाउट कि ये सब्सिक्वेंट माइग्रेशन जब हुई, मेन पॉइंट आज की प्रेजेंटेशन का ये है कि माइग्रेशन किस डायरेक्शन में हुई, क्योंकि देयर टू डिफरेंट थ्योरीज, एक आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है, दूसरी आउट ऑफ इंडिया थ्योरी है। ये बुक प्रूव करती है विद एविडेंस कि माइग्रेशन इनवर्ड्स हुई है, सब्सिक्वेंट माइग्रेशंस इंडिया की तरफ अंदर आकर हुई है, नॉट दैट इंडिया से लोग निकलकर बाहर गए हैं। तो 3 डिफरेंट अप्रोचेस विल यूज जो बुक में डिस्कस की हुई है, जिसके तहत हम डीएनए को एनालाइज करते हैं और फॉसिल डीएनए को भी एनालाइज करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, मैं और गालिब, वो हमारा जो यूनिपैटर्नल डीएनए, उसकी एनालिसिस के बेसिस पे जो डाटा मिलता है, जो हमें अपने माँ बाप से जो हमें लीनिएज मिलता है। सेकंड, होल जीनोमिक एनालिसिस के अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जो दूसरे माइक्रोमोसोम्स है, उसका जब डीएनए एनालिसिस करते हैं टू फाइंड आउट हमारे लिंक्स टू डिफरेंट अदर ज्योग्राफीज। एंड फाइनली फॉसिल एविडेंस जो मिल रहा है, उसमें जो डीएनए मिल रहा है, वो क्या प्रूफ कर रहा है हमें कि माइग्रेशन इंडिया में, पीपल फ्रॉम वेस्ट यूरेशियन रीजन हैव दे कम इनटू इंडिया, या वो इंडिया से निकल कर बाहर गए। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग ये बात होने जा रही है। जी गालिब। अच्छा, तो जो पहला मेथड है एनालाइज करने का, वो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और वाई क्रोमोसोम डीएनए एनालिसिस के थ्रू। तो हम वो पहले सबसे देखते हैं। ठीक है, तो जो यूनिपेरेंटल डीएनए है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और वाई क्रोमोसोमल डीएनए को यूनिपेरेंटल डीएनए कहा जाता है। यानी ये वो डीएनए होते हैं जो आपको एक पेरेंट से मिलते हैं। यूनिपेरेंटल डीएनए हैप्लोग्रुप एनालिसिस जो है, वो फैमिली ट्रीज उसकी बेस पे बनाई जा सकती हैं। यानी कि एक बहुत पुराने दादा का वाई क्रोमोसोम डीएनए है जो कि उसके सब पोतों में होगा, और एक बहुत पुरानी दादी का या नानी का डीएनए होगा जो कि सब बच्चों में होगा। ठीक है, तो वो ही आ रहा होगा, एग्जैक्ट कॉपीज तकरीबन उसकी हमारे पास आ रही होंगी, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये लोग फलां वक्त में, आज से 5,000 साल पहले किस जगह के लोगों की औलाद है, जो कि फलां जगह से फलां जगह माइग्रेट करके गए हैं। तो अब दूसरी बात यह है कि इसके अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और वाई क्रोमोसोम डीएनए है, इसके अंदर भी म्यूटेशंस होती हैं, और म्यूटेशंस का जो रेट है वो काफी कांस्टेंट होता है। और फिर म्यूटेशंस का रेट जो है, उसकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड कर सकते हैं या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एंसेस्टर
कितने पुराने वक्त में किस जगह पे होगा, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और वाई क्रोमोसोम डीएनए से दो डिफरेंट किस्म की लिनिएजेस बनती हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और वाई क्रोमोसोम डीएनए के कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के बाद फैमिली ट्रीज बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल बात है कि वाई क्रोमोसोम डीएनए जो है सिर्फ मेल से आता है, यानी ये एक दादा था जिससे ये सारे का सारा वाई क्रोमोसोम नीचे उसके सब पोतों में आ रहा है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम ये देखें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो एक नानी थी, नानी से फिर मां को मिला, मां से फिर बेटी को मिला, ठीक है, और फिर बेटी से आगे उसके बच्चों को मिलेगा। मगर ऑटोसोमल डीएनए जो है वो मिक्स होता है, जैसे कि इधर से इन दोनों का मिक्स हुआ, इधर से इन दोनों का मिक्स हुआ, और फिर आखिर पे जो इन दोनों का है उसके अंदर इन सब का डीएनए मौजूद होगा। तो हम सब लोग जो है असल में इन सब डीएनए टाइप्स का मिक्सचर है। यानी ऑटोसोमल डीएनए तो हमारे अंदर जो है वो पता नहीं किस किस ह्यूमन बीइंग से आया, जो हमारे पीछे एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स थे वहां से चला हुआ आ रहा है। मगर वाई क्रोमोसोम जो हमें है, बेटों को खासतौर पे, वो हमारे किसी बहुत पुराने दादा से ही चलता हुआ आ रहा है। जैसे कि मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं कि चंगेज खान का जो वाई क्रोमोसोम डीएनए है वो दुनिया में बहुत जगहों पे पाया जाता है। चंगेज खान का जो वाई क्रोमोसोम डीएनए है वो उसके सब पोतों में, जो पैटर्नल लाइन से उसकी औलाद है, उन सब में उसी का वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वाई क्रोमोसोम, और वो चंगेज खान के लिए एक स्पेशल हैप्लो ग्रुप भी है जिसका नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, मगर आप एवोल्यूशन पे या डीएनए के ऊपर लिखी गई बहुत सी किताबों में उसका जिक्र पा लेते हैं, ठीक है। तो वाई क्रोमोसोम और एम्प्टी डीएनए का जो एनालिसिस है वो दोनों के दोनों यहाँ पे हमारे पास किए जाते हैं, मगर यहाँ पे हम एम्प्टी डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का एनालिसिस देखेंगे। इंडिया में एक खास जो है M2 का जो सब ग्रुप्स है ना वो पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ M6 भी पाया जाता है, मगर आप ये देख सकते हैं कि M6 बहुत थोड़ा है, ये तकरीबन कश्मीर और जम्मू के रीजन में आपको M2 नजर आएगा, और फिर आपको बांग्लादेश के रीजन में आपको M6 नजर आएगा। M6 का ये दो हॉटस्पॉट्स हैं यहाँ पे। तो असल में आप मगर जो हम यहाँ पे M2 की बात करें, M2 जो डीएनए है ना वो इंडिया का इंडिजिनस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, जो कि असल में M2 आया था इंडिया में जब 60,000 और 200 साल पहले एक माइग्रेशन हुई थी। सबसे पहले इंडियन होमोसेपियंस जो इंडिया में आए थे, और वो पिछले 60,000 और 200 साल से इधर ही रह रहे हैं तकरीबन, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो इंडिजिनस इंडियन पॉपुलेशन थी उनके अंदर था। इस M2 के दो सब हैप्लो ग्रुप्स हैं, जिसमें एक M2A और M2B ये दोनों पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि M2 का जो सबसे ज्यादा जिस जगह पे M2 पाया जाता है वो ये है, ठीक है। और इसके अलावा ये जगह साउथ, एक तो बांग्लादेश वाला एरिया तकरीबन, और दूसरा एरिया कौन सा है, ये तकरीबन मिड इंडिया वाला, मिड ईस्ट इंडिया जो है ना ये पाया जाता है। तो यहाँ से ये फिर आउटवर्ड की तरफ कम होते चला जाता है, और पाकिस्तान के सदर्न पाकिस्तान के अंदर ये पाया जाता है। मगर नॉर्दर्न पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे हमारा यहाँ पे KP, सिंध और पंजाब, ये जो है ना यहाँ पे हमारे पास M6 पाया जाता है आमतौर पे, ठीक है। तो इससे पता लगता है, और ये वेरिएंस है यहाँ पे। मगर जो M डीएनए है ना बेसिकली ये पुरानी 60,000 ईयर्स पुराने वाले लीनिएज से जा जुड़ता है एंड पे, ठीक है जी। अच्छा, फिर आप इसे एक्सप्लेन करेंगे नॉन कन्फर्मिस्ट, या मैं ही कर दूं? आप कर लें, फिर मैं ऐड कर देता हूं, if you want to explain the diagram। फिर उसके बाद हैप्लोग्रुप एनालिसिस से हमें किस चीज का अंदाजा होता है? सबसे पहली तो बात यह है कि हमें यह पता लगता है कि वेरिएंस जो है ना वो ये बता रही है कि हमारे पास बहुत ही डाइवर्स किस्म का डीएनए है। यानी हमारा कुछ डीएनए जो है वो अर्ली इंडियंस का है, जो कि शुरू में यहाँ आए थे 60,000 साल पहले। कुछ ऐसा है जो ईरान के लोगों का है, कुछ ऐसा है जो स्टेप्स के लोगों का है, कुछ ऐसा भी है जो कि अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के लोगों से भी आया हुआ है। जैसे अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो C1 ग्रीन टाइप का डीएनए है ये साउथ एशियन डीएनए है, जो प्योरली इंडियन डीएनए, ठीक है। C2 जो है बलोचिस्तान और कोकेशियन का है, ठीक है। फिर C3 जो है वो कलाश वालों का है, ठीक है। कलाश वाले वो लोग हैं जो अलेक्जेंडर के साथ आए थे। फिर C4 जो है वो साउथ ईस्ट एशियन है, ठीक है। फिर C5 जो है वो साउथ वेस्ट एशियन है, और C6 जो है वो यूरोपियन है, ठीक है। और C8 जो है वो नॉर्थ ईस्ट एशियन है,
वो वाला डीएनए हमारे पास पाया जाता है। तो वेरिएंस जो होती है सब हैप्लोग्रुप, वेरिएंस जो हैप्लोग्रुप के अंदर वो डाइवर्सिटी को दिखाती है और बहुत से सब हैप्लोग्रुप्स को भी बताती है कि एग्जिस्ट करती हैं। तो जितनी ज्यादा सब हैप्लोग्रुप्स के दरमियान में वेरिएंस होती है उससे पता लगता है कि जो पेरेंट हैप्लोग्रुप है वो उतना ही ज्यादा पुराना है। ठीक है, फिर अगर फ्रीक्वेंसी की वेरिएंस हाई हो, यानी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है, तो वो क्या हमें बताती है कि रीजन के अंदर जो है ना वो हैप्लोग्रुप कितना डाइवर्स हुआ था या कितना ज्यादा डिस्पर्स हुआ था, यानी एक हैप्लोग्रुप के लोग आए थे तो कितना ज्यादा फैल पाए थे। फिर हमारी जो इंडियन मैटरनल लाइंस हैं उनमें 70 से 80% जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो करंट पॉपुलेशन में वो आता है 65,000 साल पहले माइग्रेट करने वाले अर्ली इंडियन से, यानी 70 to 90% लोगों का ऐसा है। ठीक है, जिससे ये पता लगता है कि 30% वाले जो है ना वो बाद के माइग्रेंट है, यानी 70 to 90% लोगों का जो डीएनए है वो मैटरनल डीएनए है वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रियल, वो कहां से आया है, वो 65,000 ईयर्स पहले आने वाले इंडियन से ही आ रहा है। ठीक है, पैटर्नल लीनिएज के अंदर क्या है कि 10 से 40% जो वाई क्रोमोसोम डीएनए है ना वो अर्ली इंडियंस का है, मगर 60% जो है वो लेटर पैटर्नल माइग्रेशन है, यानी हमारी माओ का जो डीएनए है या मां की तरफ से मिलने वाला जो डीएनए है वो बहुत पुराना है, वो तकरीबन 65,000 साल पुराना है और सिर्फ 30% लोग ऐसे हैं जिनका 65,000 से कम का है, जिससे पता लगता है कि वो बाद में आने वाले माइग्रेंट्स की औरतों से आने वाला है। मगर 10 से 40% डीएनए सिर्फ जो पैटर्नल डीएनए है वो कैसा है, जो कि बहुत अर्ली इंडियंस का है, बाकी 60% जो है बाहर से आने वाले लोगों का पैटर्नल डीएनए। ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी बाहर से आते थे लोग इंडिया के अंदर माइग्रेट करते थे तो ये आप इस बात से ये जान सकते हैं कि उनके अंदर मर्द ज्यादा होते थे यहाँ तो, या दूसरी बात यह है कि जो औरतें दूसरे इलाकों से होके आती थी वो आके यहाँ पे इतने बच्चे पैदा नहीं कर पाती थी जितना कि इस इलाके की अपनी इंडिजिनस औरतें कर पाती थी। और इस बात को हम सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट में बड़े प्रॉपर तरीके से विटामिन डी और फोलिक एसिड वाले इशू में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने ना देखा हो तो जाके हमारी जरूर जो सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट वाला हमने पूरी सीरीज की है उसको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि लेटर माइग्रेशंस जो हैं वो कहां से हुई, वो वेस्ट यूरेशिया से, फर्टाइल क्रेसेंट से यानी इराक वाला एरिया, ईरान से हुई, सेंट्रल एशिया से हुई, कॉकसस माउंटेन से और यूरोप से, इन सब जगहों से बाद में माइग्रेशन हुई। ठीक है, अर्ली इंडियंस जो थे वो 65,000 पहले आए थे, ईयर्स पहले आए थे, बाद में यहां से माइग्रेशन होती रही, अफगानिस्तान से, ईरान से माइग्रेशन हुई है, इधर ऊपर से फिर जो यूरोप है उस तरफ से माइग्रेशन हुई है। तो बहुत सारे इलाकों से माइग्रेशन के बाद 65,000 ईयर्स के बाद लोग यहाँ पे आते रहे। नॉन कन्फर्मिस्ट आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी गालिब, अगर आप इस फिगर को देखें और C1 साउथ एशियन की जो लेजेंड या जो कैटेगराइजेशन है कलर की, तो आप देखेंगे कि आपको सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नजर आ रही है। यू डू नॉट सी दिस इन द वेस्टर्न एशियन साइड, ईरान में या वहां आपको हार्डली ये नजर आ रहा है साउथ एशियन डीएनए। इसका मतलब ये है कि ये डीएनए इज इंडिजिनस टू दिस रीजन, मतलब यहां से लोग उठकर वेस्ट नहीं गए हैं। लेकिन अगर आप वेस्टर्न डीएनए देखेंगे, वेस्टर्न साइड पे जो ईरान और कॉकेशियन रीजन जो है, जॉर्जिया का और आर्मेनिया का, यू कैन सी कुछ कलर्स फॉलो होकर, ऑरेंज को आप थोड़ा देखें विच इज यूरोपियन जो आर्यन डीएनए हमारा, वो आप वो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में एंटर होकर फिर इंडिया के नॉर्दर्न और सेंट्रल तक नजर आ रहा है। बट एज यू गो डाउन इन साउथ इंडिया, तो ये आर्यन जिसे इंडो यूरोपियन डीएनए कहते हैं, जो इंडो यूरोपियन लोग थे, उनका डीएनए इन साउथ इंडिया कम होता चला जा रहा है। अब ये हैप्लो ग्रुप और सब हैप्लो ग्रुप में थोड़ा मैं ये ऐड कर दूं कि जिस तरह से पॉपुलेशन में वेरिएशन होती है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट है अपने पेरेंट्स से, हमारे बच्चे हमसे डिफरेंट होंगे, फिर हमारे उनके जो बच्चे होंगे वो उनसे डिफरेंट होंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वेरिएशन जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा टाइम गुजरेगा उतनी ज्यादा वेरिएशन होगी और उतना ज्यादा वो ग्रुप डिस्टिंक्ट हो जाता है फ्रॉम इट्स एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन, जिसकी वजह से फिर एक नया सब हैप्लो ग्रुप जन्म लेता है। इसका मतलब जैसे गालिब ने पहले बताया कि माइग्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती हैं, लेकिन जब वो माइग्रेशन ओवर पीरियड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो
उस पॉपुलेशन ग्रुप में इतनी डिस्टिंक्टिवनेस आ जाती है कि पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट उसको एक सब हैप्लो ग्रुप या उसको अपना एक हैप्लो ग्रुप नंबर या लेटर असाइन कर देते हैं, बिकॉज उसके जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें आपस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन उनके अपने एंसेस्टर से सिमिलैरिटी कम हो जाती है। दिस इज हाउ वन मैक्रो हैप्लो ग्रुप डिवाइड्स इनटू हैप्लो ग्रुप एंड देन सब हैप्लो ग्रुप्स और फिर सब क्लाइड्स में डिवाइड होते हैं। तो इस अगर आप इसको थोड़ा इस तरह से समझें कि करंट पॉपुलेशन में अगर बहुत सिमिलैरिटी है बिकॉज ऑफ कॉमन म्यूटेशन जो काफी वाइड स्प्रेड है, वो सारी कॉमन म्यूटेशंस आपको एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन में नजर नहीं आएंगी, लेकिन कुछ ऐसी म्यूटेशंस होंगी जो उस नई पॉपुलेशन में नहीं आई होंगी, एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन में पहले आई होंगी, जो कि ट्रिकल डाउन कर कर लिंक बना रही हैं विद न्यूअर मॉडर्न पॉपुलेशन, जिसकी वजह से आप उस न्यू डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन को एक अपना हैप्लो ग्रुप देते हैं। लेकिन याद रहे वो हैप्लो ग्रुप हमेशा अपने पेरेंटल हैप्लो ग्रुप से कनेक्टेड ही रहता है। हमारे एंसेस्टर्स और जो आज की पॉपुलेशन है उसमें बहुत फर्क है ऑन बेसिस ऑफ जेनेटिक डाटा, लेकिन वो कॉमनैलिटीज हैं जो हमें कनेक्ट करती है। हमारा डाटा पूरा एक इट फॉल्स इनटू प्लेस एंड हेल्प्स अस कनेक्ट के सब हैप्लो ग्रुप जाकर अपना लीनिएज ऊपर पेरेंटल हैप्लो ग्रुप से मिलाते हैं। और ये हैप्लो ग्रुप अगर आप देखें हमारे माँ की तरफ से अलग होता है, जिस तरह से गालिब ने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक्सप्लेन किया और हम पिछली प्रेजेंटेशन में सब्सटैंशियल भी इस पे बात करते आए कि माँ की तरफ से हैप्लो ग्रुप की नंबरिंग डिफरेंट होती है, बाप की तरफ से जो हैप्लो ग्रुप की नंबरिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये हमें इट गिव्स एन आइडिया कौन सा हैप्लो ग्रुप है, मैटरनल या पैटर्नल, जो कि इवेंचुअली हमें लिंक करता है हमारे माता या पिता या माँ बाप से जाकर इवेंचुअली बैक इन टाइम। जी गालिब, चलें फिर आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड है कि होल जीनोमिक डेटा एनालिसिस, यानी पूरा जीनोम जब देखा जाए तो उससे क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, तो वो हम यहाँ पे अब देखने की कोशिश करते हैं। हैप्लो ग्रुप वेरिएंस और माइग्रेशन पैटर्न जो है ना ह्यूमन डीएनए के, वो क्या है खासतौर पे इंडिया के हिसाब से। तो पहली बात तो यह है कि वेरिएंस कितनी सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, वेरिएंस जो है वो ये हमें शो करती है कि डिफरेंट टाइप की जेनेटिक डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, कि मतलब कोई जीन जो है वो कहां से आया, दूसरा जीन कहां से पता चले। अगर हम अपना पूरा क्रोमोसोमल डीएनए एनालिसिस करें तो पता चले कि एक जीन जो है वो मेरे अंदर जो है वो यूरोपियन हो, दूसरा साउथ एशियन हो, तीसरा जो है वो ईस्ट एशियन हो, चौथा जो है वेस्ट एशियन हो, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स पिछले 1 लाख साल में या 2 लाख साल में बार बार मिक्स होते रहे हैं और बहुत सी चीजें होती रही हैं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और वाई क्रोमोसोम डीएनए तो होता है यूनिक, मगर प्रॉब्लम यह है बाकी का सब डीएनए जो है वो फ्री होता है मिक्स होने के लिए और इसलिए वो होता रहता है। ठीक है, तो हैप्लोग्रुप्स तो इन्फ्लुएंस होते हैं डिफरेंट किस्म के और चीजों से, मगर मसला यह है कि बाकी चीजें इस तरह नहीं होती। ठीक है, कहीं 2 बार तो कॉपी नहीं हुई कहीं। आई थिंक गालिब रिपीट हो गया नीचे के पॉइंट्स। मेरे ख्याल है ये हम सारा कवर कर रहे हैं, फिर हम अगली पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, तो आप एक्सप्लेन करेंगे या मैं कर दूं? मैं कर लेता हूँ गालिब, पहले फिर आप ऐड कर लें। पहले आप अच्छा, करें। इसमें 2018 में एक स्टडी की गई थी, उन्होंने थोड़ी डिफरेंट अप्रोच ली और डिफरेंट कैटेगराइजेशन ली। जैसे हम लोगों ने पिछली अपने सेशंस में बताया कि अर्ली इंडियंस थे और उसके बाद सब्सिक्वेंट माइग्रेशंस हुई। इस स्टडी ने अर्ली इंडियंस को आगे लेते हुए उनको पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस में एंड एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस में। अगर आप इस ग्राफ इस तस्वीर में देखें कलर कोड, तो आपको एंसेस्ट्रल डीएनए का जो कलर है क्रीम कलर, वो आपको साउथ इंडिया में ज्यादा परसेंटेज में नजर आता है। लेकिन जिस जिस तरह से आप साउथ इंडिया से ऊपर जाएं, सेंट्रल और फिर नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न जो सब कॉन्टिनेंट जो हिंदुस्तान के नॉर्थ और पाकिस्तान का इलाका है, वहां पर आपको एंसेस्ट्रल इंडियन मतलब अर्ली इंडियंस का डीएनए कम होता नजर आता है। और सब्सिक्वेंट जो माइग्रेशन हुई हैं जिसके बारे में हमने बात की कि पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद हुई हैं पिछले 10,000 सालों में, जिसमें ईरान से भी लोग आए, फर्टिल क्वेश्चन से भी आए, मतलब जो वेस्ट यूरेशियन जो लोग आए थे, कॉकेशियंस और यूरोपियन डिसेंट के, उनका परसेंटेज हमें एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन में ज्यादा नजर आता है। एज यू कैन सी द स्टेप्स आर्यन डीएनए इज मोर
नॉर्दर्न साइड पे और वेस्टर्न साइड पे पाकिस्तान एरिया में, और फिर आपको आर्यन डीएनए साउथ में फिर से आपको कम होता हुआ, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता हुआ नजर आता है। इसमें एक्चुअली अगर रिलेट किया जाए पिछले स्लाइड से, जो हमने पिज्जा बेस का एग्जांपल दिया था, कि मेन जो हिस्सा होता है पिज्जा का, दैट इज द बेस, एंड ऑल्सो कि हम पिज्जा बनाने से पहले सबसे पहले बेस बनाते हैं, मतलब जो डो होता है नीड करते हैं और बेस तैयार करते हैं। फर्स्ट इंडियंस को उस चीज से रेफरेंस दिया गया है कि देयर contribution to Indian या South Asian population is that of how the base is to the pizza. पिज्जा का बेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उस लास्ट प्रेजेंटेशन में ये भी बात की थी, कहीं कहीं बेस थिन हो जाता है, कहीं बेस थिक हो जाता है। तो अगर वो देखा जाए तो अर्ली इंडियंस के पॉपुलेशन पे पिज्जा एग्जांपल की एनालॉजी यूज करें तो ये बेस बहुत थिक है सदर्न और ईस्टर्न एरिया में, लेकिन एज यू मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल एरिया इंडिया का और नॉर्थ वेस्टर्न में जाए तो ये बेस थिन होता चला जाता है। मतलब सब्सिक्वेंट माइग्रेशन जो आई, उन्होंने जो ओरिजिनल या अर्ली इंडियंस का डीएनए था उसमें एसिमिलेशन होने की वजह से वो काफी उसमें यू कैन से उसकी परसेंटेज अर्ली इंडियंस की कम हो गई है। जी गालिब। अच्छा, तो इधर हम अब एक बात देख सकते हैं, ये देखें आप, जो येलो है ना ये ईस्ट एशियन है, और एंसेस्ट्रल इंडियन जो है ना ये ऑरेंज कलर का है। ये आप देखें कि अगर हम देखें साउथ इंडिया की तरफ सारा, खास तौर पे यहाँ पे जो ड्रिविडियन लाइंस है ना जितनी भी साउथ इंडियंस, उनमें हमें एंसेस्ट्रल जो इंडियन डीएनए वो बहुत कम जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। जैसे कि हम ये खारिया की कोई कास्ट है या फिर कोई, उनके अंदर आपको सबसे ज्यादा एंसेस्ट्रल इंडियन डीएनए नजर आ रहा है, और ईस्ट एशियन डीएनए, इवन के एंशिएंट इरानियन डीएनए बहुत कम उनके अंदर नजर आ रहा है। मगर अगर आप यहां पे जाएं वेस्ट पाकिस्तान की तरफ, खासतौर पे बलूचिस्तान और केपी का जो एरिया, वहां पे आपको मिडल ईस्टर्न डीएनए भी नजर आ रहा है। पंजाबियों में आपको क्या नजर आ रहा है? एंशिएंट इरानियन, जैसे कि हमने पहले बात भी की है इसके ऊपर। एंशिएंट इरानियन ये ब्लू वाला है, और ऑरेंज वाला हमारे पास एंसेस्ट्रल इंडियन डीएनए नजर आ रहा है। ठीक है, फिर स्टेप आर्यन डीएनए भी पंजाबियों में हमें यहाँ पे और सिंधियों में नजर आ रहा है। मगर बाकी अगर हम बांग्लादेश की तरफ जाएं तो हमें क्या नजर आ रहा है? स्टेप आर्यन डीएनए बहुत कम नजर आ रहा है, हमारे पास एंसेस्ट्रल इंडियन डीएनए काफी ज्यादा है, और हमारे पास एंशिएंट इरानियन और फिर ये नजर आ रहा है। मगर अगर हम यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया के, खास तौर पे जो सेंट्रल नॉर्थ इंडिया के जो जितने भी प्रोविंसेस हैं, वहां पे हमें क्या नजर आ रहा है? हमें सारे का सारा एंशिएंट इंडियन या ईस्टर्न एशियन डीएनए नजर आ रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डीएनए यहाँ पे अलग प्लॉट कर रखा है। जिनके पास, जिनका एंसेस्ट्रल डीएनए, जब हमने उनका एनालिसिस, उनका डीएनए एनालिसिस किया तो उनका ज्यादा, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं उनका ज्यादा डीएनए हमें एंशिएंट इरानियन मिला है। तो इसका मतलब है कि पंजाबी, सिंधी और नॉर्थ इंडिया के लोग जो हैं वो एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। मगर ईस्ट एशिया, ईस्ट इंडिया के जो लोग हैं वो इससे इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते। मगर हम ये देख सकते हैं कि ये एंशिएंट इंडियन ब्लू डीएनए हमारी तकरीबन तमाम ही इंडियन पॉपुलेशंस में पाया जा रहा है, जिसका हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो हम सब के ही एंसेस्टर हैं। शायद वही यहाँ पे फैले थे, या इन लोगों ने उधर जाके इंडस वैली सिविलाइजेशन की बनाई थी। मगर हम ये जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं ज़ाग्रोस माउंटेन्स जो कि ईरान में हैं, उनसे यहाँ पे इस तरफ करके, ठीक है, वहां पे वहां के हैं, और एंशिएंट एंसेस्ट्रल इंडियन डीएनए जो है ना उससे। तो यहाँ पे दो तरह का हमने एक बात की थी। एक तो एएनआई से मतलब है एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस, जो कि ये हैं। एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस कौन थे? असल में समझने वाली बात यह है कि वो एंशिएंट इरानियन डीएनए था उनका, और एंसेस्ट्रल इंडियन दोनों का मिक्स थे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन है? एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन। एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन वो है जिनमें एंसेस्ट्रल इंडियन डीएनए काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस के। तो हम ये बात देख रहे हैं कि ये असल में वो पिज्जा ही है कि हर एक में कहीं ना कहीं हमारे पास एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन, एंसेस्ट्रल इंडियन डीएनए पाया जा रहा है। ठीक है, और एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस और एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस में डिफरेंस ये है कि एक में इरानियन डीएनए ज्यादा है तो दूसरे में इरानियन डीएनए कम है। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे मौजूद थी तो तब यहाँ पे कोई बॉर्डर्स तो थे नहीं, तो ये लोग फ्रीली आते जाते थे। और हम ये सोच सकते हैं कि ये यूनिट शायद उस टाइम अपने आप को ज्यादा ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ कनेक्टेड समझता हो, या उन लोगों को इस बात की कोई कॉन्शियसनेस थी नहीं
ये भी हम बात समझ सकते हैं। मगर हम ये जानते हैं कि हमारे यही जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो कहाँ तक ट्रेड किया करते थे, वो फर्टाइल क्रेसेंट तक और मिडल ईस्ट तक और इवन के इसराइल तक ट्रेड किया करते थे, तो वहां तक कनेक्शन था। ठीक है, तो एक बहुत ही रिच हेरिटेज है हम इंडिया के लोगों का, ठीक है, जो भी हम कर सकते हैं। थर्ड मेथड क्या है, एंशिएंट डीएनए एनालिसिस। एंशिएंट डीएनए एनालिसिस का क्या मतलब होता है, कहीं आपको कोई इंसान की एक हड्डी मिल जाए तो उसे पेलियोजीनोमिक्स भी कहते हैं। उस हड्डी से आज ऐसी टेक्निक्स डेवलप हो चुकी हैं कि उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करके और उसका एनालिसिस भी किया जा सकता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन या 10,000 साल पुरानी कोई हड्डी, उससे तो बहुत डीएनए इंटैक्ट मिल जाता है, क्योंकि आज तो पेलियोजीनोमिक्स के जरिए इतना काम किया जा चुका है कि 1 लाख साल पहले मिलने वाले नेंडरटॉल्स का डीएनए भी जब हमें मिल जाता है, डेनिसोवंस का भी मिल जाता है, तो हम उसका भी पूरा अंदर से क्रोमोसोम एनालिसिस करके निकाल लेते हैं कि वो जानदार जो है उसका डीएनए कितना कैसा था और हमसे कितना मिलता था। ठीक है जी। अच्छा चलें, नॉन कन्फर्मिस्ट आप ही से एक्सप्लेन कर दें फिर। जी, तो ये थर्ड मेथड जो एनालाइज करने का है, इसका मेन मकसद ये है कि माइग्रेशन की डायरेक्शन का जो आर्ग्यूमेंट सेटल करना है। हमने पहले मेथड में देखा कि माँ बाप का डीएनए से हमें एंसेस्ट्री पता चलती है, पैटर्नल एंड मैटरनल। होल जीनोमिक एनालिसिस से हमने डिटरमिन किया कि हमारे डीएनए में कितनी परसेंटेज उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल जो पॉपुलेशन की है और सराउंडिंग पॉपुलेशंस की क्या परसेंटेज है हमारे डीएनए में। वो होल जीनोमिक या जिसे ऑटोसोमल डीएनए एनालिसिस कहते हैं, वो हमें बताता है कि हमारे डीएनए में कितनी कितनी जोग्राफीज का, एथनिसिटीज का और रेशियल ग्रुप्स का मिक्सचर है। लेकिन जो थर्ड, जैसे खालिद ने बताया, एंशिएंट डीएनए फॉसिल से निकाला जाता है, उस पर काफी काम हुआ है। और वाकई में ओवर द पीरियड ऑफ ह्यूमन, जब से ये आर्कियोलॉजी की फील्ड और पेलियोंटोलॉजी में इतना डाटा कलेक्ट करके और मॉडर्न टेक्निक से हमने पता लगाया है कि हमारी कॉमन म्यूटेशंस कहाँ राइज हुई थी, किस एरिया में, तो वो अंदाजा में मिलता है। और इससे इसका एक्चुअली एक एग्जांपल ये कि फॉर इंस्टेंस आप एक एरिया एक्स में है, 4,000 साल पहले आपको उसकी डीएनए एनालिसिस करते कोई फॉसिल मिलता है, तो आपको स्टेप जैसे यूरेशियन स्टेप का रीजन जो है उसका डीएनए का एविडेंस नहीं मिल रहा 4,000 साल पहले। लेकिन सडनली 3,000 साल पहले के जो फॉसिल्स हैं उसके बाद में आपको यूरेशियन स्टेप्स का डीएनए मिल रहा है। ये इस बात का सबूत है कि माइग्रेशन यूरेशियन, वेस्टर्न यूरेशियन रीजन से अराउंड आफ्टर 4,000 years ago उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में हुई है। तो पुराना डीएनए जो ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में अगर एक सीक्वेंस नहीं मिल रहा, एंड फिर रिसेंट उसके बाद जो टाइम पीरियड गुजर रहा है उसके बाद एक सीक्वेंस शुरू हो जाता है और रिपीटेडली चल रहा है, वो उस बात का एविडेंस है कि माइग्रेशन उस एरिया में हुई है। जिस रीजन का डीएनए आपको मिल रहा है, मतलब उस रीजन से लोग माइग्रेट कर कर उस पर्टिकुलर एरिया में उस पॉपुलेशन के साथ एसिमिलेट हो गए थे। जी खालिद। हाँ जी, तो यहाँ पे हम ये बात जानते हैं कि एंशिएंट अरेनियंस जो थे वो तकरीबन 10,000 बीसी में, यानी आज से तकरीबन 12,000 साल पहले वो आ गए थे इस रीजन में, जो कि आज इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा हम मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन के का कहते हैं। 7500 साल पहले तकरीबन पेलियो साइबेरियंस जो थे वो आए थे, मगर उनका नंबर छोटा था, तो उनका डीएनए भी यहाँ पे मिलता है। तो ईस्ट अरेनियन फार्मर्स जो थे वही मोस्टली हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इन्वॉल्व थे, और वो यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे पास मेहरगढ़ की, और इधर से इंडियंस जो हैं वो गए और इन्होंने मिलके यहाँ पे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेहरगढ़ का कल्चर जो है वो सारे का सारा बनाया, और यहाँ तक फिर ये बाद में आगे भी इस तरफ भी गए। तो काफी बड़ा जबरदस्त किस्म का मिक्सचर यहाँ पे होता रहा। ठीक है, तो एक जो चीज हमने ये देखी है वो ये है कि वो जो अभी नॉन कन्फर्मिस्ट ने बता दिया वो बात क्या है कि फर्ज करेंगे जी आज से 15,000 साल पहले की अगर कोई भी इंसान की हड्डी हमें इंडिया में मिले, तो उसका जब हम डीएनए एनालिसिस करते हैं तो उससे हमें सिर्फ एंशिएंट इंडियन एंसेस्ट्री ही नजर आती है। मगर अगर हम 5,000 साल पहले का करें तो हमें एंशिएंट अरेनियंस भी नजर आ रहे हैं, हमें पेलियो साइबेरियंस भी नजर आ रहे हैं, हमें जो है वो कोई
तो स्टेप्स के लोगों का डीएनए भी नजर आ रहा है, तो हमें फिर समझ आया था कि ये डीएनए अब वैसे तो यहां नहीं पहुंच सकता ना, ये डीएनए इसीलिए यहां पहुंचेगा जब यहां का इंसान माइग्रेट करके यहां आएगा। तो हमें सिर्फ एक इनटू इंडिया माइग्रेशन नहीं मिलती, हमें बहुत सारी इनटू इंडिया माइग्रेशन मिलती हैं, जिसमें सबसे आखिरी जो है वो आर्यन माइग्रेशन है, जो कि तकरीबन 1800 बीसी में होती है, यानी 3800 ईयर्स अगो होती है। और वही वो इन्वेजन है जिसके अंदर हम कहते हैं कि अपर कास्ट लोग जो हैं उनका डीएनए जो है वो इंडिया में उसके बाद से मिलना शुरू होता है, उससे पहले नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा जी। तो फिर एक और स्टडी थी जो कि 92 साइंटिस्ट ने साउथ एंड सेंट्रल एशिया के ऊपर की थी 2018 में। इसके अंदर डीएनए 612 इंडिविजुअल्स का लिया गया था, जो कि ईरान सेंट्रल एशिया से तकरीबन 7600 से 2000 साल पहले तक का था, यानी तकरीबन 5600 बीसी से लेके 180 तक के दरमियान का वो था। उसके अंदर स्टेप्स का जो रीजन है उसके अंदर, यानी काजाकिस्तान और ये वाला सारा यमुनाया कल्चर वाला, वो भी सारे का सारा डीएनए जो है उसके अंदर लिया गया था। ठीक है, और फिर 1799 यानी 1789 मॉडर्न इंडिविजुअल्स का, 246 डिस्टिंक्ट साउथ एशियन ग्रुप्स का हमने लिया था डीएनए, और उसके जो रिजल्ट्स आए थे उन्होंने भी माइग्रेशन पैटर्न्स के ऊपर एक बड़ी ही जबरदस्त हमें इंफॉर्मेशन दी थी। करना चाहेंगे आप यहां से? जी गालिब, फिर जैसे आपने ये कहा कि माइग्रेशन पैटर्न किस डायरेक्शन से होकर आ रहा है, आपने एक्सप्लेन किया इरेनियन लोग थे, वही थे जो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन जिन्होंने उसकी बुनियाद रखी। तो वो डायरेक्शन अगेन फ्रॉम वेस्ट एशिया या वेस्ट यूरेशिया से ही होते हुए दे एंटर्ड इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ज़ग्रोस माउंटेन का रीजन हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था, जहां से ये अपना एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट करते करते मेहरगढ़ में आकर पहुंचे और उन्होंने उस सेटलमेंट की बुनियाद रखी। फिर वो सेटलमेंट बुनियाद बनी हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्योंकि फिर वही लोग जाकर जो एंसेस्ट्रल इंडियंस या फर्स्ट इंडियंस थे उनके साथ एसिमिलेट होकर दे स्टार्टेड अ न्यू सिविलाइजेशन ऑनवर्ड्स फ्रॉम दैट पॉइंट इन टाइम। तो अगर ज़ग्रोस माउंटेन के जो लोग थे 9-10 हजार साल पहले, उनकी एंसेस्ट्री अगर आप देखें, दैट इज प्योरली वेस्ट यूरेशियन, और में एनाटोलियन जो जीन्स है वो नहीं मिलती, जो फर्टाइल एनाटोलियन क्रेसेंट पे जीन्स आकर का खत्म मतलब है हो जाती टर्की है। वाली जीन, टर्की वाली। टर्किश जीन्स, यस। तो वो आप टर्की में देखिए उनका डीएनए, एंड देन व्हेन यू मूव ईस्टवर्ड्स तो वो फर्टाइल क्रेसेंट तक आपको नजर आता है। लेकिन और ज्यादा आप ईरान की तरफ आए तो फिर वो डीएनए खत्म हो जाता है। तवात का भी डीएनए इन्होंने एनालाइज किया, जो पिछली स्टडीज जो आपने अभी डिस्कस की जिसमें 92 साइंटिस्ट ने को ऑथर किया था वो पेपर, उसमें यही पता चला कि यूरेशियन स्टेप्स के लोग ही थे जो आकर इवेंचुअली, जिनमें सवात के लोगों का डीएनए में उनका डीएनए बहुत हाई परसेंटेज में मिलता है। मतलब ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन वेस्टर्न यूरेशियन रीजन से इनटू इंडिया पाकिस्तान के रूट के थ्रू हुई थी। तो अगर इफ यू मूव मोर ईस्टवर्ड्स, लेट्स जस्ट से अगर आप मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान का एरिया है वहां से थोड़ा और वेस्ट की तरफ जाएं, ईरान का ज़ग्रोस रीजन है, वहां पर आपको फर्स्ट इंडियन एंसेस्ट्री नहीं नजर आती। मतलब ये कि फर्स्ट इंडियंस सिचुएटेड थे इंडिया के ईस्टर्न साइड पे, जो सेंट्रल इंडिया सदर्न इंडिया में थे। लेकिन जिस जिस तरह आप वेस्ट में जाएं, बलूचिस्तान क्रॉस करके आगे ज़ग्रोस माउंटेन्स पे आप पहुंचते हैं तो आपको अर्ली इंडियंस का डीएनए नहीं मिलता है, जो कि और लेकिन आप जब ईरान से वापस बलूचिस्तान की तरफ जाएं तो आपको ज़ग्रोस लोगों का उस इरानियन सिविलाइजेशन, इरानियन लीनिएज का डीएनए आपको मिलता है, विच मीन्स कि माइग्रेशन पैटर्न फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वायर, नॉट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जी हाँ। तो फिर हम ये बात जानते हैं कि तकरीबन 6700 से 5000 साल तक जो मंजोदाड़ो और हड़प्पा की सिविलाइजेशन के एंसेस्टर्स थे वो आ चुके थे इन रीजन्स के अंदर। 9000 से 10000 साल पहले ज़ग्रोस माउंटेन्स के अंदर वेस्ट यूरेशियन जो है ना वो एंसेस्ट्री मौजूद थी, मगर एनाटोलियन डीएनए नहीं मिलता था। स्वात वैली वाला भी आपको फिर बता दिया। तो ये तकरीबन इस तरह से माइग्रेशन हो रही थी। तकरीबन 2000 से 1500 साल पहले जो माइग्रेशन हुई थी उसमें
इरानियन स्टेप के लोगों का डीएनए भी शामिल हो चुका, सॉरी इरानियन एग्रीकल्चर का भी हो चुका था। 2 माइग्रेशन हुई थी उनमें, एक नॉर्थ से एक साउथ से, और ये हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आए थे। इस तरह और बहुत सी तरफ से लोग आए थे और वो यहाँ पे माइग्रेट किए थे। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि चले नॉन कन्फर्मिस्ट आप ही एक्सप्लेन करें, फिर मैं भी इसके अंदर एक दो बात ऐड कर दूंगा, बस फिर इसको एंड करते हैं अभी। बस कंक्लूजन में ये है कि आप जो क्लेम्स बुक में हैं वो कोई हवा से नहीं निकाले हुए। बुक में अराउंड 11 पेजेस ऑफ रेफरेंस बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस दिए गए हैं, जिसमें साइंटिफिक जर्नल्स के आर्टिकल्स और वेरियस बुक्स बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और जेनेटिस्ट के रेफरेंस की जो बुक्स हैं वो यूज कर ये पूरी थ्योरी सामने रखी गई है। काफी टाइम से ये आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है, तो ये डिबंक करती है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को। ये बेसिकली प्रूव करती है कि हमारा डीएनए जो है किस तरह से फर्स्ट इंडियंस या एंसेस्ट्रल इंडियंस से जाकर मिलता है, और सब्सिक्वेंट माइग्रेशन जो हुई वो वेस्ट यूरेशियन रीजन से इवेंचुअली इंडिया में हुई। इट वाज नॉट द अदर वे अराउंड के एंसेस्ट्रल इंडिया फर्स्ट इंडियंस थे जो इंडिया से निकलकर वो वेस्ट एशिया या यूरेशियन रीजन के किसी और geographical region में जाकर पहुंचे। तो the direction is clearly from west to east, not from east to west. और ancestral DNA जो parental जो haplogroups, maternal haplogroups जो फादर के थ्रू जो haplogroups हैं वो एनालाइज करते हैं। होल जीनोमिक एनालिसिस के बाद हमें पता चलता है कि हमारी डीएनए में किस किस रीजन किस की एथनिसिटी शामिल है, जो फिर उस बात को प्रूव कर होती है कि migration जो हुई from west to east was basically by these West Eurasian people, जो maybe because of changing weather, changing climate, better fertile soil, क्योंकि agricultural society develop होती जा रही थी, climate की वजह से लोग western side से eventually इंडिया की साइड पे आकर मूव होकर आए। और हमने मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन के बारे में जब बात की थी तो उसमें भी यही था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मेहरगढ़ के जो लोग थे वो फर्स्ट इंडियंस थे जो इंडिया के ईस्टर्न साइड से या सेंट्रल साइड से माइग्रेट करके बलूचिस्तान आ गए हो। उसमें हमने ये बात बताई थी कि बलूचिस्तान का जो क्लाइमेट है वो इंडियन सेंट्रल इंडियन या ईस्टर्न इंडियन साइड से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। दूसरा, बलूचिस्तान इज नियरर टू ईरान और उस क्लाइमेटिक स्केल पे उसकी ज्यादा सिमिलैरिटी है उस रीजन से। तो वो भी एक वजह है, वो भी एक तरह से एविडेंस है कि माइग्रेशन फ्रॉम वेस्टर्न साइड entered into India through Pakistan. जी हालत। तो इस बात पे बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, आपको पता है हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा, वो जो है माइग्रेशंस को डिनाई करते हैं, वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि अपर कास्ट जो हैं हिंदूज वो इधर के इंडिजिनस लोग हैं, जो कि बात गलत है। ठीक है, और इस बात को मतलब इंडिजिनस लोग ही हैं, क्योंकि जो हजारों साल से यहाँ पे रह रहा है आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी वो कहीं और का है। ठीक है, हाँ उनके एंसेस्टर्स यहाँ के इंडिजिनस नहीं थे। और एक बात तो हम जानते हैं कि हम भी, कोई भी, चाहे कोई 65,000 साल पहले भी यहाँ पे आया हो, वो भी यहाँ का इंडिजिनस नहीं है, क्योंकि कोई कहीं का इंडिजिनस नहीं होता। वैसे तो हम अगर कहें तो होमोसेपियन सारे ही इंडिजिनस अगर होंगे तो वो अफ्रीका के होंगे, वो इंडिया के तो नहीं होंगे। ठीक है, तो मगर हम ये जानते हैं कि इंडिया में चाहे कोई भी कास्ट ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है, हम एक बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो सभी एंशिएंट इंडियन डीएनए कहीं ना कहीं कैरी करते हैं। इरानियन डीएनए को वो कैरी करते हैं, जो कि वो भी यहाँ का ही डीएनए बनता है असल में। ठीक है, ज़ैग्रोस माउंटेन्स का डीएनए, क्योंकि वो सारे नॉर्थ इंडियंस में पाया जाता है। ठीक है, तो अब एक सिंपल बात है कि जब भी कभी होमोसेपियंस आए थे तो वो सबसे पहले ज़ैग्रोस माउंटेन्स में आए थे। ठीक है, ज़ैग्रोस माउंटेन से फिर वो आए इंडिया की तरफ, और इधर आके वो जो एंशिएंट नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन पॉपुलेशन है उसके साथ वो मिक्स हो गए। ठीक है, तो ये जो सारी चीज थी ये हम जानते हैं कि यही सारा मसला था। और जो एंसेस्ट्री है वो डाइवर्स है, बहुत मुख्तलिफ रेशियल ग्रुप्स के जो डीएनए है वो हम लोगों में पाया जाता है। एंड दैट्स हाउ इट इज कि माइग्रेशंस तो हुई है ना, माइग्रेशंस को तो कोई भी डिनाई नहीं कर रहा। और दूसरी बात यह है कि हम बस जो मेन हिंदुत्व का मसला है वो तो यही है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि इधर लाखों साल से संस्कृत बोली जाती थी। तो भाई लाखों साल से तो पहली बात है जुबान नहीं थी, इंसान नहीं था, जुबान नहीं थी, तो लाखों साल पुरानी तो संस्कृत नहीं हो सकती।
हम ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले इंसान ने तकरीबन 37,000 ईयर्स पहले बोलना सीखा था, ठीक है। और उससे पहले कोई भी जुबान नहीं हो सकती। तो अगर कोई ये क्लेम करे कि लाखों करोड़ों साल पुरानी हमारी एंसेस्ट्री है, तो वो तो बात डेफिनेटली एक बेवकूफ़ी वाली बात है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मेन बात यह है कि हमें अपने एंसेस्ट्रल रूट्स पता होनी चाहिए कि हम कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए। और ये जो ओवरव्यू है एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में कि जी हमारा आधा डीएनए जो है वो किस तरफ से आ रहा है, ईरान वाली साइड से आ रहा है, और आधा हमारा साउथ इंडिया की तरफ से आ रहा है, और दरमियान में लोगों का मिक्सचर है आपस में। ये हमें ये साबित करता है कि हम सारे ही कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं। और वो जो कास्ट सिस्टम वाला भूत है जिसको बहुत ज्यादा मुश्किल मतलब है डिफीट करना, मैं समझता हूं कि साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक ट्रुथ्स उसको डिफीट करने का हमें एक बहुत बड़ा चांस देते हैं। और हमें ये समझना चाहिए कि ये बात कैसी है, ठीक है। तो नॉन कन्फर्मिस्ट आप कुछ और तो नहीं ऐड करेंगे इधर यहाँ पे, या हम बस पे कंक्लूड करें? बस भले कंक्लूड करें। गालिब, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।